Good morning students, welcome to the next lecture of ट्रक स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 10, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग बेसिकली कोई भी बिजनेस की लैंग्वेज होती है और इन अकाउंट्स को हम मैनेज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं। जो भी हमारी रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, लॉस एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, बैलेंस शीट के लिए, देयर आर सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू मैनेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन रूल्स को हम कहते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वहाँ पे लिखा है GAAP and they are commonly accepted in the professional world by everybody. अब इसमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दैट इज कुछ कंडीशंस हैं, कुछ असम्पशंस हैं जो कि अकाउंटिंग जो है बेसिकली इस पे बेस्ड है। सो फर्स्ट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द एंटाइटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो होल बिजनेस है उसको हम सिंगल एंटाइटी की तरह ट्रीट करते हैं, बट इट इज़ अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड मैनेजर्स एंड क्रेडिटर्स। इसका मतलब क्या है कि जो ओनर है बिजनेस का या प्रोप्रिएटर है बिजनेस का, उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते। इट इज़ ऑलवेज ही और शी इज ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम दिस एंटाइटी and is distinct from the business which he controls. Similarly, partnership business में क्या होता है, जो partners हैं या जो separate individuals हैं या जो members हैं उसको हम single entity इस entity में include नहीं करते। For example, क्या करते हैं, एक owners house है, उसकी investments है, personal investments है, personal income है, expenditure, उसको हम separate रखते हैं फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को हम उसके प्रोफेशनल जो उसके पास असेट्स हैं, जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। अब इसके जो एडवांटेजेस क्या हैं कि ये हमें डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए बिजनेस की, एंड इट ऑल्सो मेक्स ईजी टू डिटरमाइन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इजीली डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या मतलब है, इसके लिए हम दो अकाउंट्स मैनेज करते हैं। एक तो अकाउंट जिसमें से डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट जिसमें क्रेडिट हो रहा है। इसलिए इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हैं, क्या रूल फॉलो करते हैं कि जो बैलेंस शीट है हमारे पास उसकी जो दोनों साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब दोनों साइड्स का जो हिसाब किताब है वो सेम आना चाहिए। ओके, सो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब भी कुछ हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो वो दो या मोर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। ओके, सो एक साइड की इक्वेशन को अगर ट्रांजैक्शन इफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड की इक्वेशन को भी इफेक्ट करेगा। ऐसे हमारे पास बैलेंस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी बिजनेस है वो हमारे पास परमानेंट नहीं है कि कोई भी बिजनेस में हमारे पास हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस भी हो सकता है। सो देयर इज नो इनडेफिनेट लाइफ टू एनी बिजनेस। So it can likely be liquidated or sold, isn't it? Like recently, Facebook bought WhatsApp,
तो व्हाट्सएप क्या था, उसके ओनर के पास ही रहा, वो सोल्ड करना पड़ा उसको फेसबुक पे बिकॉज वो घाटे में जा रहा था। फिर उसके बाद फेसबुक वालों ने उसको अपने हिसाब से प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको चेंज किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, द आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एंटरप्राइज by giving them loans or by investing in their funds or purchasing. So these fixed assets are recorded and carried in the balance sheet. इसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसका बैलेंस शीट में मेंटेन करके रखते हैं at actual cost less depreciation charge. फिर जो फिक्स्ड assets है, जो उस टाइम पे प्रेजेंट है मार्केट वैल्यू ड्यू टू कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट, उसको हम उसके हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड करते हैं जो इस टाइम मार्केट में उसकी वैल्यू एक्चुअली है। इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट को हम इनटू कंसिडरेशन लेते हैं और जो अकाउंटेंट है वो कभी भी ये जो चीज़ें हैं, जो असेट्स हैं, चाहे बहुत पुरानी में हो जाए, चाहे अभी यूज़ में नहीं है, पर तो भी वो अपने अकाउंट में इन सबको मेंटेन करके रखता है। Apart from the fact that if the business is in profit or is in loss. Next we have accounting period concept. इसको हम periodicity concept और time period concept भी कहते हैं, क्योंकि इस concept के according जो इकोनॉमिक लाइफ है एक एंटरप्राइज की या बिजनेस की, उसको हम यूजुअली 12 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं और उस बेसिस पे हम उसकी मंथली रिपोर्ट, फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड करते हैं और बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टू द यूजर्स। इसमें क्या होता है, द नेट इनकम ऑफ द एंटरप्राइज को हम मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस एट द टाइम एंड द existing the liquidation at that time। मतलब उसका लॉस था, लिक्विडेशन क्या होती है, जब बिजनेस लॉस में चला जाता है उसको हम एंड कर देते हैं, किसी को सेल कर देते हैं। सो दे नीड टू नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट रेगुलर इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंटली। तो इसलिए हम 12 मंथ पीरियड वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट और बैंकिंग कॉन्सेप्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हमें 12 मंथ पीरियड के अकॉर्डिंग इसको हम बताते हैं। And the time period is known as accounting period. Either it starts from January 1 to 31st or it starts from the financial month, that is April 1st or 31st March. कि ये हमें कॉन्सेप्ट हेल्पफुल है कंपैरिजन करने में फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज वेल एज अर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ द 1 ईयर टू द अनदर ईयर। हर ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हम अर्न कर रहे हैं, कितनी हमारी एसेट्स आ रही है, कितनी लायबिलिटीज, उसको कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। देयरफॉर द आउटसाइडर्स जो हमारे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कंक्लूजन डिराइव करने में हेल्प करता है कि हमें इस बार कितना शेयर इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी में ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम क्या करते हैं कि बिजनेस की जो भी असेट्स या लायबिलिटीज होती है उसको हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सपोज इफ देयर इज बिजनेस एंटरप्राइज में इट हैज़ कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख, a double story building, 2 acres land, 20 machines, 50 kg रॉ मटेरियल, तो इन सबको हम क्या करेंगे, मनी में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कैश बैलेंस तो 1 लाख मिलेगा और डबल स्टोरी बिल्डिंग की हम उस टाइम पे जो मॉनेटरी बेसिस पे उसकी मार्केट में वैल्यू है वो लगा देंगे। 75 लाख की बिल्डिंग है, इतना लैंड है, 1 करोड़ का, इतना, ये सब हम मनी में कन्वर्ट करके फिर हम इसको इंक्लूड कर देंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। So, but the major limitation of this concept क्या होता है कि जब हमने वो बिल्डिंग खरीदी थी और जब इस वक्त उसका प्राइस है तो वो वेरी करता है, तो इसमें जो मनी वैल्यू है वो चेंजेस आते रहते हैं।
सपोज हमने बिल्डिंग 1955 में खरीदी थी 12 लाख की, एंड अब उसका प्राइस है 75 lakhs, बट जो 12 लाख प्राइस था उसका, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको नोट डाउन करेंगे, तो ऐसे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एट द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जब हमने उसको एक्वायर किया था उसके बेसिस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं हम उनको अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एट कौन से प्राइस पे, जब हमने उनको खरीदा था उस प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पीस ऑफ लैंड परचेज किया था 16 lakhs का, और अभी उसकी मार्केट वैल्यू है 90 लाख, पर जिस टाइम पे हमने इसको एक्वायर किया था वो भी हम इसमें डालेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस कॉन्सेप्ट का क्या है कि हमें ज़रूरी नहीं है सारे एसेट्स शो करना ईयर आफ्टर ईयर। एसेट्स को हम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमने उस टाइम पे खरीदा था, एंड उसको हम तब तक रिकॉर्ड करते रहते हैं जब तक उसको हम स्क्रैप ना कंसिडर कर लें, जब तक उसको पूरी तरह से हम स्क्रैप कंसिडर करके बेच ना दें, तब तक हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। Next is revenue realization concept. According to this concept, revenue is measured by the amount charged for goods sold or services rendered to the customers. कैसे हम इसको measure करते हैं कि हमने किस basis पे लोगों को sell किया है। अब हम इसको प्रॉफिट या रेवेन्यू तभी कंसिडर करेंगे जब हमने हम अपने कस्टमर को बेचा है और वो पूरा सेटिस्फाइड है और उसने पूरा उसका अमाउंट पे किया है, तो ही हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ द रेवेन्यू जो हम रिलीज करते हैं इज रिलीज्ड ओनली इन द मंथ ऑफ जून। फॉर एग्जाम्पल, सो द कॉन्सेप्ट इज ऑफ सिग्निफिकेंस की it helps in stopping business from recording those incomes or profits, and the sale can however take place only when the cost has been received. अब 3 बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं पीरियड इन विच रेवेन्यू को हम रिलीज करना है। सबसे पहले है सेल्स बेसिस पे। रेवेन्यू तब हम रिकॉर्ड करते हैं जब पूरी तरह से सेल कंप्लीट हो गई है, मतलब the sale is completed when the cash has been received or is promised or transferred to the bank in exchange of some goods or services. Next is cash basis. Cash basis पे क्या होता है, अमाउंट्स जब हम सेल्स इज एक्चुअली कलेक्टेड, सेल्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब सेल्स को हम इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे वो धीरे धीरे पे करता है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हायर परचेज सेल। देन वी हैव प्रोडक्शन बेसिस। प्रोडक्शन बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब सेल्स जो है, ये कॉन्सेप्ट तभी हम अडॉप्ट करते हैं जब सेल बेसिस फेल हो जाता है, और इसके लिए हम यूजुअली ये तब अडॉप्ट करते हैं जब हमने बिग बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट करना होता है जिसमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। नेक्स्ट वी हैव मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यूज। सो जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू से लिंक्ड होते हैं, मतलब हमने कितना खर्चा किया और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग डेटा मस्ट बी वेरीफाइबल, मतलब हम उसको वेरीफाई कर सके, डेफिनेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में
हमें उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए, इनवॉइसेस, वाउचर्स, रिसिप्ट्स, सब कुछ उसमें हमें अटैच करना चाहिए ताकि इजीली इसको वेरीफाई कर सके। एंड देयर शुड बी डॉक्यूमेंट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यूज विच बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इन कैश मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो अभी ड्यू है, मतलब चल रहा है किसी के साथ लेन देन, वो भी पर हमें अपनी बुक में रिकॉर्ड करने हैं। Similarly, जो expenses है which are due and which are not yet paid in cash, they also must be recorded in the books as expenses for the period when they become due. So the accrual concept states that income is measured by difference between revenue and expenses and not by increase or decrease of cash. So therefore, income increases owner's equity and loss decreases it. इसमें हमने अकाउंटिंग पीरियड में सारे वो एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करना है that are related to the accounting period, whether they are in actual cash, is paid or received or not, सबको रिकॉर्ड करना है। So this was about the accounting concepts. Next we have accounting conventions. Convention का मतलब मैंने लिखा है these are basically the traditional practices or the customs which serve as guide in preparation of accounting statements. So the commonly used conventions are first convention of disclosure. इसका मतलब क्या है कि जो material informations all the implies that all material information must be disclosed and the accounts should be prepared honestly. मतलब सबको बतानी चाहिए कि क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन है हमारी, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिटेल में एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करनी चाहिए एंड शुड बी prepared in the financial statements so that it is beneficial for all persons who are interested to invest in a business. Next is convention of materiality. According to this conception, an item, किसी item को हम material regard करते हैं that influence the decision of an informed investor. जो unimportant items हैं उसको हम either left out कर देते हैं या फिर दूसरे items के साथ merge कर देते हैं और इस बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें क्या है कि कोई भी मैनेजर को अगर हर साल अपने प्रॉफिट गेन को डिटरमाइन करना है या फिर उसको कंक्लूजन ड्रॉ करना है रिगार्डिंग द वर्क एंड द प्रॉफिट एंड द लॉस इन द वर्क, सो इट इज एसेंशियल दैट वो एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करें टू डिटरमाइन द पीरियड्स ऑफ वर्क। Therefore, if the convention of consistency should be strictly followed for the better comparison of the results as compared to the previous year. Any change from one method to another would result in inconsistency. Next is convention of conservatism. कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंजर्वेटिज्म क्या है, गाइडलाइंस विच चूजेस फ्रॉम एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स। वो वाली गाइडलाइंस जो हम चूज करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस एंड विच रिपोर्ट्स द लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन एसेट्स, इनकम एंड ओनर्स इक्विटी। सो दिस कन्वेंशन प्रोवाइड्स टू प्ले सेफ। ये क्या कंसिडर करता है ऑल द लॉसेस बट लीव्स ऑल द प्रॉफिट्स। लॉसेस को ज़्यादा कंसिडर करता है। इट इज़ अप्लाइड इन केसेस फर्स्ट व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एक्टिविटी। एग्जाम्पल, occurrence of loss होना, utility of an remaining utility of an asset, or it is applied when there are two equally acceptable methods.
then the one which is more conservative will be applied. नेक्स्ट इसको कब अप्लाई करना है? व्हेन जजमेंट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स के बेसिस पे हम जजमेंट करते हैं, तो करेक्ट जजमेंट के लिए हमने इस मेथड को अप्लाई करना है। लास्ट इज व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस और प्रॉफिट। हमें पता है कि लॉस और प्रॉफिट की अकरेंस होने की चांसेस हैं, तो हम लॉसेस को ही कंसिडर करेंगे और प्रॉफिट्स को ओवरलुक करेंगे। सो दिस वाज योर चैप्टर Counting Concepts and Conventions. Thank you.